नमस्कार, ये आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी हेडलाइंस के साथ। BS6 नॉर्म पर सरकार और इंडस्ट्री आमने सामने। इंडस्ट्री ने कहा नहीं है तैयार। गडकरी ने कहा प्रदूषण मुक्त भारत पर कोई समझौता नहीं। लगातार तीसरी तिमाही इंफोसिस का दिखा दम। मुनाफा उम्मीद से 2% ज्यादा। गाइडेंस भी बढ़ा, शेयर 5% ऊपर। लगातार दूसरे दिन बाजार का तेज यू टर्न। सेंसेक्स में निचले स्तरों से करीब 300 पॉइंट की रिकवरी, लेकिन रुपया पहुंचा 28 महीने के निचले स्तर पर। आरबीआई ने एटीएम नियम आसान किए। बैंकों को सभी सेवाएं एटीएम के जरिए देने के निर्देश। सहमति से चली भारत पाक विदेश सचिवों की बातचीत। नई तारीख का ऐलान जल्द। भारत ने कहा मसूद की गिरफ्तारी के बारे में नहीं मिली कोई जानकारी। और 2016 में सैलरी में होगी मोटी बढ़ोतरी। नई नौकरी के मौके भी ज्यादा। नए साल में बाजार, रुपया, कच्चा तेल, कमोडिटी सब पस्त है। जी हां, 2016 आ गया है, लेकिन ये खबरें कुछ अच्छी नहीं है। बाजार में चीन की टेंशन हावी है और लगातार दूसरे दिन ये तेज हिचकोले खाता रहा। सेंसेक्स निफ्टी आज करीब 20 महीने के निचले स्तर पर बंद हुए हैं। इधर रुपए पर भी डॉलर हर दिन जोरदार हमले कर रहा है। आज ये 28 महीने के निचले स्तर पर लुढ़क गया है। 2013 के क्राइसिस के बाद रुपए पर ये सबसे बड़ा संकट दिख रहा है। कच्चा तेल यहां हाल और भी बुरा है। ये भी 12 साल के निचले स्तरों तक फिसल गया है। दूसरी तरफ महंगाई की आग भी अब धधकना शुरू हो चुकी है। तो आखिर क्या हो रहा है, इन सब पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आज हम यहां पर जो नंबर 1 पर आता है वो है बाजार। बाजार में आज भी कल की तरह भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। बाजार की शुरुआत आज बेहद खराब रही और एक वक्त सेंसेक्स करीब 400 पॉइंट तक लुढ़का, लेकिन बाद में रिकवरी जरूर आती दिखी। सेंसेक्स ने निचले स्तरों से करीब 300 पॉइंट फिर कमाए। हालांकि बाजार आज गिरकर ही बंद हुए हैं। सेंसेक्स 81 पॉइंट गिरा है और निफ्टी 25 पॉइंट फिसला है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट आज ज्यादा थी। और बाजार का पूरा एक्शन बताने के लिए अब आ गए हैं CNBC आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह। देखिए, सेक्टर में सबसे ज्यादा एक्शन में रहा आईटी सेक्टर। मजबूती के लिहाज से इन्फोसिस के शानदार नतीजे और गाइडेंस जोश बढ़ते हुए दिखे और माइंट्री बोनस के लिए अब बोर्ड बैठक करने जा रहा है। इस खबर के बाद ये स्टॉक मजबूती में थे। लेकिन प्राइवेट बैंक सबसे ज्यादा कमजोर यही थे। एक्सिस, इंडसइंड, ICICI और कर्नाटक, ये 4 बैंक काफी तेजी से टूटे। अब आइए ऑटो शेयरों की तरफ। टाटा मोटर्स, हीरो, मारुति ने आज बाजार पर दबाव बनाया। वहीं मेटल शेयरों में टाटा स्टील, जिसकी S&P ने रेटिंग डाउनग्रेड की, उसके बाद स्टॉक 3% फिसला। बाकी मेटल शेयरों का भी यही हाल था। कैपिटल गुड शेयरों में भी भेल, L&T जैसे दिग्गज आज फिर से फिसल गए और निफ्टी पर काफी हद तक ल्यूपिन, एशियन पेंट्स और BPCL, ये 3 स्टॉक ऐसे थे जहां एक्शन होता हुआ नजर आया। वहीं कमजोरी के लिहाज से अगर आप देखें तो निफ्टी में SBI, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा पावर, रिलायंस जैसे शेयरों पर आज मार पड़ती हुई दिखी। नतीजों का असर दिखा। कल बाजार बंद होने के बाद आए थे नतीजे एवरेस्ट इंडस्ट्रीज और रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा के, और आज साइंट और मास्टेक, ये 2 मिड कैप आईटी कंपनियों के नतीजे कमजोर रहे। खबरों के दम पर एक्शन दिखा रेडिंगटन में, जहां कल HDFC म्यूचुअल फंड ने भारी भरकम खरीदारी की थी। स्टॉक आज मजबूत बंद हुआ 6%। IDBI बैंक ने सरकार अपनी मेजोरिटी स्टेक कम नहीं करने वाली जल्दबाजी में, इस खबर के बाद स्टॉक 6% नीचे फिसल कर बंद हुआ। तो बाजार में लगातार दूसरा दिन था जब हमने देखा कि भारी उतार चढ़ाव रहा। अगर बात करें रुपए की तो यहां हालत पस्त है। डॉलर के मुकाबले रुपया और 28 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ है। आज ये 44 पैसे कमजोर होकर 67 के भी पार गया। बाजार में विदेशी निवेश घटने से रुपए पे ये दबाव बन रहा है। सोने में खरीदारी बढ़ने से भी रुपया टूट रहा है। साथ ही अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने से डॉलर की और निवेशकों का रुझान बढ़ गया। तो बाजार, उसके बाद नंबर 2 पे रुपया
और इधर कच्चा तेल, जी हां, कच्चा तेल $30 से नीचे फिसलने के बाद जरूर ये थोड़ी रिकवरी इसने दिखाई है, लेकिन ये अपने 12 साल के निचले स्तर पर जाकर टिक गया था। $30 से भी नीचे जाता हुआ हमने इसे देखा। क्रूड के लिए खराब खबरों का अंत होता बिल्कुल नहीं दिख रहा है। कच्चे तेल पर अब भी ईरान की सप्लाई का दबाव बन रहा है। यूएन कल इस बात को लेकर सफाई आ सकती है, साफ कर सकते हैं कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दिया है, जिससे ईरान से फिर कच्चे तेल का रास्ता साफ हो जाएगा और कच्चे तेल बाजार में ओवर सप्लाई जैसी चीज शायद देखने को मिले। लेकिन आज ये तीनों चीजें, चाहे बाजार की बात करें, चाहे रुपए की बात करें, चाहे कच्चे तेल की, इन्होंने एक नया लो दिखाया है। चलिए यहां ये देख लेते हैं कि कल जिस जगह से भारतीय बाजारों पर प्रेशर बनने का काम हुआ था, यानी अमेरिकी बाजार रात में 2.5% तक गिर गए थे, लेकिन आज संकेत अच्छे हैं। 1% की बढ़त अभी यहां दिखाई दे रही है। डाउ जोन्स में S&P और नेस्डेक दोनों में करीब करीब 1% के आसपास की बढ़त। तो आज रुझान अच्छा आ रहा है। यूरोपीय बाजारों की बात करें तो जरूर यहां दबाव में बंद हुए, 1 से 1.5 और 1.25% के आसपास तक की गिरावट पर आज हमने इन्हें बंद होते हुए देखा है। और इधर इन 4 खबरों के बाद एक और बुरी खबर हो, ये खबर तो जाती है सीधे आपके किचन के अंदर। जी हां, खाने पीने की महंगाई भी बढ़ने लगी है। दिसंबर में थोक महंगाई में हमने बढ़ोतरी देखी है। दिसंबर में बढ़त के बावजूद महंगाई दर अभी भी नेगेटिव जोन में बनी है, लेकिन आपके खाने पीने की चीजें महंगी हुई हैं। लगातार 14वां महीना है जबकि महंगाई नेगेटिव जोन में है। तो दिसंबर में थोक महंगाई 0.73% रही, जबकि नवंबर में -1.99% थी। लेकिन खाने पीने की महंगाई बढ़ गई है, ये 5.5% से बढ़कर 8.5% पर पहुंच गई है। दिसंबर में चावल, सब्जी, आलू, फल, दूध, ये सारी चीजें जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सबके सब महंगे हो गए हैं। इसके अलावा मीट और मछली के दाम भी यहां पर बढ़े हैं। थोड़ी राहत अगर आपके किचन के लिए कहें तो दाल, प्याज और गेहूं की कीमतों में थोड़ी बहुत राहत आती हुई दिखाई दी, लेकिन रोजमर्रा की बाकी चीजों में महंगाई में इजाफा हुआ है। तो चारों तरफ निराशा का माहौल बना हुआ है, निवेशक डरे हुए हैं, लेकिन इस माहौल में भी दिग्गजों का कहना है कि निराशा का माहौल ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। CNBC आवाज के 11वें जन्मदिन के मौके पर आज भी बाजार के दिग्गज जुटे। उन्होंने निवेशकों को क्या निवेश मंत्र दिए हैं, आपको सुना देते हैं। इंडिया की सिचुएशन काफी अच्छी है। ऑयल प्राइस नीचे है, इंडियन इकोनॉमी अभी भी स्टेबल है, और जो हाउस होल्ड सेविंग्स फाइनेंशियल एसेट में आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड में जो फ्लोज आ रहा है वो अभी भी स्ट्रांग है। सो ये भी थोड़ा काउंटर बैलेंसिंग फोर्स हो जाएगा इंडिया के लिए। तो ये तीन मिला के मुझे ये नहीं होता है कि ये 2008 का रिपीट होगा, लेकिन वॉलेटिलिटी काफी होगी, बहुत घबराहट मार्केट में होगी, लेकिन इसमें इन्वेस्टर्स को इंडिया की जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है, जो अपना कॉन्फिडेंस है, उसको थोड़ा बरकरार करना चाहिए। तीन ही देश ऐसे लग रहे हैं मुझे जिसमें कुछ रीजनेबल ग्रोथ बचा है, जो चाइना, यूएसए और इंडिया। तो एक आईसीयू हो गया ब्रिक्स में से, और सारे आप ब्रिक्स के देखो तो एक टुकड़े हो चुके हैं। साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रशिया सारे जंग कैटेगरी में चले गए। तो मुझे ये लग रहा है कि इंडिया की जो सिचुएशन देखिए आज, फिस्कल सिचुएशन अच्छी हो गई है, डोमेस्टिक सेविंग बहुत अच्छी है, डेमोग्राफी एडवांटेज बहुत ज्यादा है, और गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करे। तो मुझे लगता है ये सब आप कंबाइन करो, ये अच्छा मौका है। अगर आप 2, 3, 5 साल का इन्वेस्टमेंट का व्यू लेते हैं, इससे बेहतर मौके बहुत कम मिलते हैं। तो बाजार, रुपए और कच्चे तेल का जो भी हाल हुआ हो, महंगाई जैसी भी हो, जहां भी बड़ी हो, लेकिन हमारे जो जानकार है उन्हें लग रहा है कि भारत में चीजें उतनी बुरी नहीं है, उम्मीद अच्छी है। और इधर कुछ और अच्छी खबरें भी आई हैं, उनमें से एक है इन्फोसिस के नतीजे। इन्फोसिस ने आज अपने नतीजों से बाजार और निवेशक दोनों को खुश किया। लगातार तीसरी तिमाही इन्फोसिस का दम देखने को मिला है। दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 2% बढ़कर 3,465 करोड़ रुपए हो गया है। इन्फोसिस की डॉलर आय में भी अच्छी तेजी रही है। पिछली तिमाही की डॉलर आय करीब 240 करोड़ से बढ़कर इस बार 240.7 करोड़ हो गई है। इन्फोसिस ने डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को भी 8.9 से बढ़ाकर 9.3% कर दिया है। पहले ये 6.4 से 8.4% था। कंपनी ने रेवेन्यू गाइडेंस को 12.8 से 13.2% के बीच रखा है।
कंपनी के नतीजे बाजार को भी पसंद आए आज, और खराब बाजार में भी इन्फोसिस आज 5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। यह है इस कंपनी का दम। We were anticipating some headwinds, we were anticipating furloughs and less number of working days and things like that. And then we had the devastating floods in Chennai. So despite that, I am extremely pleased with the really amazing performance by our team, that we achieved 1.1% constant currency growth. विशाल सिक्का अपनी टीम को बधाई दे रहे हैं, लेकिन उनके आने के बाद भी इन्फोसिस में काफी बेहतर नतीजों की शुरुआत हम देख रहे हैं, तो ये मैनेजमेंट चेंज का भी एक असर नजर आता है। चलिए अब रुख करेंगे उस खबर का जो फिर आपसे जुड़ी है, आपकी गाड़ियों से जुड़ी है और देश में प्रदूषण से जुड़ी है। ध्यान से सुनिए। BS6 को देश में लागू करने को लेकर ट्रांसपोर्ट और ऑटो कंपनियों में टकराव की नौबत आ गई है। आज इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने मुलाकात की। इस मुलाकात में दिग्गजों ने जहां अपनी मुश्किलें सरकार के सामने रखी, वहीं सरकार ने साफ किया कि वो इस पर कदम पीछे करने के लिए तैयार नहीं है। ट्रांसपोर्ट मंत्री गडकरी ने कहा कि सरकार सबके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है, और जहां तक हो BS6 फ्यूल की बात है तो पेट्रोलियम मंत्रालय युद्ध स्तर पर इस पर काम कर रहा है, लेकिन ऑटो कंपनियों को अपनी तरफ से तैयारी दिखानी होगी। स्वाभाविक रूप से हमारे इंडस्ट्री पर भी ये प्रेशर है कि उनको मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के आधार पर इस प्रकार के जो नए स्पेयर पार्ट्स लगेंगे, नई टेक्नोलॉजी लगेंगी, उस पर काम करना होगा। और मैंने देश की स्थिति के बारे में भी उनको बताया। मैंने कहा हम आपको इसमें कोऑपरेट करना चाहते हैं, और मेरा विश्वास है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री और सब लोग मिलकर, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत, वैसे स्वच्छ भारत और प्रदूषण मुक्त भारत, ये सपना निश्चित रूप से पूरा कर सकेंगे। इधर कंपनियों का, ऑटो कंपनियों के भी रिएक्शन आ रहे हैं। रेनो इंडिया का मानना है कि BS6 पर जाना सरकार और इंडस्ट्री दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है। कंपनी के CEO सुमित साहनी ने कहा कि अभी पहले BS6 ईंधन हर जगह मिल सके, पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा। यूरो 4 से यूरो 6 तक पहुंचने में 11 से 12 साल लगे। हम इंडिया में उसको कंप्रेस करके 4 से 5 साल में करने की बात कर रहे हैं, तो चैलेंजेस जरूर हैं इसके लिए। और आज जो फ्यूल को लेके इंडिया में अवेलेबिलिटी का इश्यू है, आज पूरे इंडिया में यूरो 4 का फ्यूल अवेलेबल नहीं है, तो हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एक फ्यूल पंप इस कंट्री में यूरो 6 का फ्यूल दे। तो आई थिंक ये चैलेंज दोनों तरफ है, इंडस्ट्री की तरफ भी है और सरकार की तरफ। भाई मर्सिडीज का कहना है कि वो सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी भारत में BS6 ईंधन की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ईंधन पे ये सारी कंपनियां फोकस कर रही हैं। To improve everything that we possibly can. From our side, there was a strong commitment there, but this needs to go hand in hand also with a statement in regards to availability of these BS6 fuels in the country in general, and not just in the major cities, but basically across the country. वहीं ऑटो संगठन सियाम का कहना है कि BS6 के लिए इंडस्ट्री अभी तकनीकी तौर पर तैयार नहीं है। सियाम के प्रेसिडेंट विनोद दसारी का कहना है कि इंडस्ट्री ये कोशिश करेगी कि 2022 तक सभी मॉडल BS6 हो जाएं। गाड़ियों को फेज आउट करने की प्रक्रिया उसके बाद शुरू की जाएगी। The industry said that this will be an extremely challenging task, but we will work out a way so that all new models can come with BS6 from 2020. The existing models also, we said that we will find a way to work with the government to phase in very, very soon. However, at this point, the technology doesn't exist. The industry has taken this as a challenge, and we will try and find ways to make BS6 all new models by 2020, and the existing models to be phased in immediately after that. तो BS6 पर काफी घमासान है, इंडस्ट्री की अपनी दिक्कतें हैं, सरकार प्रदूषण को देख रही है, लेकिन BS6 है क्या? आपको कुछ मोटा मोटा तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन किस तरीके से ये काम करेगा, क्या फर्क पड़ेगा इसके आने से और आपका जीवन कैसे बदलेगा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कौन सी गाड़ी ज्यादा प्रदूषण फैलाती है और कौन सी गाड़ी कम, इसका अंदाजा आप इंजन पर लिखे BS3 या BS4 से लगा सकते हैं। BS यानी भारत स्टेज, ये भारत में गाड़ियों के लिए प्रदूषण का एक मापदंड है। अभी अधिकतर देश यूरो 6 मानक को अपना रहे हैं, वहीं भारत में अब भी BS3 और BS4 ही चलन में है। BS की तरह यूरो प्रदूषण का अंतर्राष्ट्रीय मानक है।
पूरी दुनिया के मुकाबले इस मामले में अब भी हम 10 से 15 साल पीछे हैं। इसीलिए भारत ने अब BS5 पर जाने के बजाय 2020 तक सीधे BS6 लागू करने का फैसला किया है। इसके बाद हम दुनिया के मानक के काफी करीब पहुंच जाएंगे। ऐसा करने से प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। एक बार यह लागू हो गया फिर डीजल कारों से होने वाला प्रदूषण पेट्रोल कारों के बराबर रह जाएगा। आपकी सेहत के लिहाज से यह भले ही फायदेमंद है, लेकिन आपकी जेब पर यह काफी भारी पड़ने वाला है। ऑटो कंपनियों को यह नई तकनीक में काफी पैसे निवेश करने पड़ेंगे और वे यह खर्च सीधे उपभोक्ताओं पर डाल देंगी। ऑटो कंपनियों की चिंता है कि उन्होंने पहले ही पुराने मानकों में निवेश किया हुआ है और अब उन्हें नए मानकों के लिए भी पैसे लगाने पड़ेंगे। नए मानक आने के बाद कारों की कीमत 20% तक बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑड इवन फॉर्मूले के खिलाफ याचिका देने वालों को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस TS ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने ऑड इवन याचिका को खारिज करते हुए अर्जी देने वालों से कहा है कि लोग प्रदूषण से मर रहे हैं और आप पब्लिसिटी के लिए सरकार के फैसले को चुनौती दे रहे हैं। जजों ने खुद की कारपूलिंग का हवाला देते हुए कहा कि हम लोग कारपूलिंग कर रहे हैं लेकिन आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। बेंच ने याचिका देने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। और जाहिर सी बात है, क्योंकि बढ़ता प्रदूषण लोगों की जिंदगी का दुश्मन बनता जा रहा है। दिल्ली में हर तीसरे व्यक्ति का फेफड़ा खराब है। यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है दिल्ली सरकार के एक सर्वे में। इस सर्वे ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने के साथ साथ किया गया। दिल्ली का दिल भले ही बड़ा हो, लेकिन फेफड़ा कमजोर होता जा रहा है। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की एक सर्वे का नतीजा तो यही बताता है। ये सर्वे 1 जनवरी से शुरू हुआ और 15 जनवरी तक चलेगा। अभी तक हमने 2000 से ऊपर, टू बी वेरी प्रिसाइज 2176 स्पायरोमीट्रीज करी हैं कल तक। उसमें मोर देन 34% आर फाउंड टू बी लंग इम्पेयर्ड, यानी कि किसी न किसी तरीके से उनका लंग फंक्शन जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। सर्वे में उन्हीं लोगों को चुना गया जो कम से कम 5 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। सबसे खराब हालत पूर्वी दिल्ली में है, जहां 40% से ज्यादा लोगों के फेफड़ों में समस्या पाई गई। विशेषज्ञों की राय में खराब होते फेफड़ों के पीछे राजधानी का बढ़ता प्रदूषण एक बड़ा कारण है। सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है जिनकी जिंदगी अक्सर सड़क पर ही बीतती है। प्रदूषण आपकी सेहत को किस तरीके से प्रभावित करती है, अगर ये समझना है तो धूल की इस परत को देखें। ये धूल गाड़ियों से उठने वाले धुएं और सड़कों पर उड़ने वाली धूल से बना है। और जब आप सड़कों पर चलते हैं तो यही धूल आपके सांसों के जरिए सीधा आपके फेफड़ों में जाती है। खराब फेफड़ों का असर थकान और बेचैनी के रूप में दिखता है। अगर शुरुआती दिनों में इसकी पहचान हो जाए तो इसका इलाज हो सकता है, लेकिन इलाज की सोचने से ज्यादा जरूरी है हवा को साफ रखना, ताकि आने वाली पीढ़ियां खुलकर सांस ले सकें। रोहन सिंह, दिल्ली। तो इधर दिल्ली में ऑड इवन को लेकर बातें हो रही हैं, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बातें हो रही हैं, लेकिन देश में गाड़ियों का सबसे बड़ा ऑटो शो एक्सपो इस बार और भी बड़ा होने वाला है, जो दिल्ली में ही लगता है। 5 से 9 फरवरी तक चलने वाले इस शो में इस बार रिकॉर्ड 80 गाड़ियां लॉन्च होंगी, जिनमें से 20 ग्लोबल लॉन्च होंगे। 20 देशों के 1500 सप्लायर्स अपने प्रोडक्ट यहां पेश करेंगे। इस बार एक्सपो में 7 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। इसके लिए ऑटो शो के वेन्यू ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में इस बार खास बदलाव किए गए हैं। शो में इस बार खास फोकस इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर होगा। एक्सपो के लिए टिकटों की बिक्री भी शुरू हो गई है और अगले सप्ताह ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। चलिए, इसी के साथ आवाज एट 9 में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि 2016 में होगी नौकरियों की बहार और सैलरी भी होगी पिछले साल के मुकाबले मोटी। पूरी खबर देखिए आगे। तो ब्रेक से पहले हमने आपसे कहा था कि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे इस साल आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होने वाली है। नौकरी के भी और ऑप्शन है, थोड़ा इंतजार कीजिए, उस खबर पर आते हैं। लेकिन उससे पहले बात स्मॉल सेविंग्स की, जिस पर अब सरकार की टेढ़ी नजर पड़ गई है। जी हाँ, बात कुछ ऐसी कि स्मॉल सेविंग्स पर डाका जैसा ही है। आपकी स्मॉल सेविंग्स पर हथौड़ा चलाने की तैयारी हो रही है। सरकार ने स्मॉल सेविंग पर मिलने वाले ब्याज को कम करने का मन बना लिया है। अगर ऐसा होता है तो मिडिल क्लास पर इसका काफी बुरा असर पड़ना तय है। पीपीएफ, एनएससी, सुकन्या समृद्धि, किसान विकास पत्र, ये सारे स्मॉल सेविंग प्रोडक्ट हैं
और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपनी संवाददाता दीपाली नंदा से। दीपाली, आखिर क्यों स्मॉल सेविंग्स पर इस तरह से हथौड़ा चलाने की तैयारी कर रही है सरकार? सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वित्त मंत्रालय चाहता है कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उन पर मिलने वाले ब्याज दरों को रैशनलाइज किया जाए, यानी कि एक समान बनाया जाए। इसी के चलते ये माना जा रहा है कि एक नए फॉर्मूले के तहत वित्त मंत्रालय जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं जिसमें पीपीएफ, एनसीएस जैसी स्कीमें आती हैं उन पर मिलने वाली ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि अगर नया फॉर्मूला लाया जाता है तो उसके अंदर ये भी प्रावधान डाला जा सकता है कि क्वार्टरली जो इंटरेस्ट रेट्स है उनको रिव्यू किया जाए और उसके बाद आगे का फैसला लिया जाए। इसके अलावा अगर हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वहां से जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, फिलहाल ईपीएफओ की तरफ से वित्त मंत्रालय को नए वित्त वर्ष के लिए 8.9% इंटरेस्ट रेट का प्रपोजल भेजा गया है। उस पर भी वित्त मंत्रालय ने अभी तक अपनी सहमति नहीं दी है। वित्त मंत्रालय इस पक्ष में है कि अभी जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है प्रोविडेंट फंड पर जो कि 8.75% है उसी को ही बरकरार रखा जाए नए वित्त वर्ष के लिए और उसमें कोई बदलाव ना किया जाए। बहुत शुक्रिया दीपाली। यहां पर तो ये कुल मिलाकर आपकी स्मॉल सेविंग्स के ऊपर एक तरह का हमला है। और अब इसी से जुड़ी कुछ और खबर, आपका एटीएम ही अब आपका बैंक बन जाएगा। आरबीआई ने बैंकों को जो फरमान जारी किया है वो कि उपभोक्ताओं को एटीएम पर सभी सेवाएं दी जाएं। अब आपको एटीएम पर रेलवे टिकट, बिजली का बिल, टेलीफोन बिल, गैस बिल, चेकबुक की रिक्वेस्ट और बैंक स्टेटमेंट जैसी सुविधाएं मिल जाएंगी। इसके साथ ही आप एटीएम के जरिए पैसा जमा कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं और बैंकों को ईमेल भी भेज सकते हैं। आरबीआई ने बैंक खाते के लिए आधार नंबर की भी जरूरत को अब खत्म कर दिया है। और अब बात हमारी स्टार्टअप पर खास पेशकश की। 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के लिए तैयारियां जोरों पर है। डीआईपीपी सचिव अमिताभ कांत ने कहा है कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहेगा। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरा इंडिया एक स्टार्टअप हो गया है, क्योंकि सब लोग आकर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सब लोग आकर इसमें इवेंट में भाग लेना चाहते हैं और सब लोग समझ रहे हैं कि ये उनका इवेंट है। तो हमारी केवल एक ही लिमिटेशन है कि वो हॉल की कैपेसिटी बहुत कम है, केवल 1300 लोग आ सकते हैं और करीब 2 लाख से ज्यादा लोग इनविटेशंस मांग रहे हैं। तो हम सबको बुला नहीं पाते, पर हम इसके लिए लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। 16 जनवरी को स्टार्टअप पर सरकार की नई पॉलिसी का सीएनबीसी आवाज पर होगा मेगा कवरेज। पूरे दिन भर हम आपके लिए लेकर आएंगे इस कवरेज का, इस मेगा इवेंट का सीधा कवरेज। हमारे साथ होंगे कई बड़े मेहमान, तो जरूर देखिए 16 जनवरी को दिन भर सीएनबीसी आवाज पर स्टार्टअप गेट सेट गो। और अब वो खबर जिसका आपको इंतजार है, जी हां, सैलरी और रोजगार के लिहाज से 2016 अच्छा साल रहने वाला है। मर्सर के सर्वे के अनुमान के मुताबिक 2016 में आपकी सैलरी में 10 से 11% की बढ़ोतरी हो सकती है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी लाइफ साइंस, आईटी और केमिकल इंडस्ट्री क्षेत्रों में होने की उम्मीद है। इस सर्वे में यह भी सामने आया है कि कई कंपनियां नई नौकरियां भी देने का सोच रही हैं। करीब 48% कंपनियां हायरिंग करने का सोच रही है। सोचिए कितना बड़ा मौका है। इस सर्वे में करीब 691 कंपनियां शामिल हुई थी। 2015 में सैलरी में बढ़ोतरी 10% की रही थी, लेकिन इस बार 10 से 12% तनख्वाह आपको ज्यादा मिलने वाली है और नौकरी के भी कई ज्यादा मौके। चलिए, तो इस अच्छी खबर के साथ आपसे लेंगे आज के लिए विदा, लेकिन कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।